हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो अभी आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करेंगे एक एक करके। ठीक है, जो आपका टेस्ट 3 हुआ था, टेस्ट 3 उसी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सो इसमें बोल रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4 में क्या होगा। ठीक। सो जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 4 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 8 और यहाँ पर आ जाएगा +7। तो यहाँ पर जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना आएगा +7। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेनिंग 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, 1 मोलर का सॉल्यूशन है। 1 मोलर सॉल्यूशन है किसका, ग्लूकोज का। तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम, या इसी को 1 kg बोलेंगे, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल में ग्लूकोज के कितने मास होते हैं, 180 ग्राम मोलर मास होता है ग्लूकोज का 180 ग्राम। तो जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही बात है। 1 मोल के ग्लूकोज में जो उसका मोलर मास होता है 180 होता है इन 1 kg ऑफ वाटर। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द 1 मोलर सॉल्यूशन। तो यहां पर ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा कि 1 मोल का अगर आपका क्या है सॉल्यूट है, वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 मोलर का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो अपना बी वाला ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट। अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सो जो आपका हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है उसके लिए आपका प्राइमरी अमाइड का होना जरूरी है, प्राइमरी अमाइड के साथ रिएक्शन होता है। सो यहां पर हमको चेक करना है कौन सा प्राइमरी अमाइड नहीं है, जो नहीं होगा वो अपना ये रिएक्शन नहीं देगा। सो पहला वाला बात करें तो यहां पर जो नाइट्रोजन है केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अपना क्या है, प्राइमरी अमाइड है। ठीक है, यहां पर भी अपना जो ये भी अपना क्या है, प्राइमरी अमाइड है ये। लेकिन ये देखेंगे तो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, ये अपना सेकेंडरी अमाइड होगा। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये भी आपका क्या है, प्राइमरी अमाइड है। तो जो प्राइमरी अमाइड होते हैं वही हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन देते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ L एंड M फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द Cl- आयन। तो Cl- आयन का यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा अपना नियॉन 3s2 और 3p6। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वो किस में जा रहा है, 3p6 में जा रहा है। तो इस तरीके से यहां पे क्या बोलेंगे कि अगर मैं सबसेल बनाऊं इसका, ये अपना कौन सा सबसेल है, 3p का, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो p के लिए, p सबसेल के लिए जो l का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो पहला यहां पर चेक कीजिए, इसमें भी 1 है, यहां पे भी 1 है। अब यहां पर चेक करेंगे m का वैल्यू। तो अगर आपका वैल्यू आपको l का वैल्यू पता है तो m का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, जो आपका m का वैल्यू होता है, m का वैल्यू कहां से कहां लाई करता है, -L2 + L। तो यहाँ पे जो m की l की जो m की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो जो L का वैल्यू होगा वो 1 होगा और m का, ये तीनों वैल्यू में से कोई हो सकता है। तो यहां पर देखिए -1 लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। L का वैल्यू 1 और m का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है। यहां पर हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था क्या होगा उसका क्वांटम नंबर, L और m। ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, यहां पर पूछ रहा है कि प्रोडक्ट सी क्या बनेगा, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहला अगर हम लोग इसका, यहां पर ये क्या है आपका एनिलीन है और ये आपका
डाइजोनियम सॉल्ट का जो प्रिपरेशन करने के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं वो है। तो जब पहला वाला हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे, पहले वाले रिएजेंट से अपना एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर CH3 रहेगा। अब उसके बाद दूसरा वाला रिएजेंट अपना क्या है, यहाँ पर दूसरा रिएजेंट Cu2Cl2। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्या करना है आपको, यहाँ पर जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसको हटाना है और यहाँ पर क्लोरीन लगाना है, और यहाँ पर जो CH3 रहेगा वैसे ही रहेगा। उसके बाद इसका क्या करा देना है, यहाँ पर Cl2 के साथ क्लोरीनेशन करा देना है। तो अपना ये Cl2 और यहाँ पर HMu के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर जो आपका बेंजाइलिक पोजीशन है इस पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन को हटाएंगे और वहां पर एक क्लोरीन लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लोरीन रहेगा, और यहाँ पर जो अपना CH2 और यहाँ पर लगा देंगे एक क्लोरीन। ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है और एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, रिएक्टिव पोजीशन है। ठीक, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पर 2 मोल इसका क्या होगा, कपलिंग रिएक्शन होगा, और ये दोनों कपल करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा CH2 यहाँ पे भी क्लोरीन एक हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्लोरीन निकालेंगे, यहाँ पे रेडिकल बनेगा 2 मोल, दोनों मोल क्या करेंगे, कपलिंग कर लेंगे, और ये अपना फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से जो डी वाला ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लिस्ट 1 में मेटल्स दिए गए हैं और ये कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताना है। तो पहला बोल रहा है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किस ग्रुप का होता है, ये अपना ग्रुप 2 होता है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। नोबल गैस किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, तो ये अपना 18 ग्रुप होता है, तो ये अपना बी हो जाएगा। उसके बाद जो हाइलोजेंस होते हैं वो किस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, 17 ग्रुप के, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी। और चाल्कोजेंस जो ऑक्सीजन फैमिली होता है उसको हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा अपना ग्रुप 16 में बिलोंग करते हैं, तो ये हो जाएगा अपना डी। तो मैच कराइए कौन सा ऑप्शन होगा, इस तरीके से जो ए वाला ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहां पर क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट दिया गया असर्शन और रीजन, बोल रहा है कि जो ग्लूकोज होता है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज ओपन चेन में भी होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2OH होता है, यहाँ पर क्या लगा देंगे H, फिर उसके बाद OH। ठीक, सो यहाँ पर क्या लगा देंगे H OH OH H, और यहाँ पर OH OH H H। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है उसका ओपन स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होता है, तो असर्शन सही है। रीजन बोल रहा है कि यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड ऑफ द चेन, चेन के एंड पर बोल रहा है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और इसके टॉप पर कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता ग्लूकोज में, तो दूसरा वाला जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है कि द हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन दिस स्पीसीज, इस स्पीसीज में बताना है कि हाइब्रिडेशन नाइट्रोजन का क्या होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये हो गया अपना N2+, यहां पर उसके बाद पूछ रहा है किसमें N3- और उसके बाद NH4+। ठीक है, सो यहां पर स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहां पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बचा कितना, 4। ये जो ऑक्सीजन है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होंगे और कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 2, हाइब्रिडेशन भी हो जाएगा sp। इसमें बात करें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज, मतलब टोटल हो गए 6। एक एक ऑक्सीजन ने क्या किया, 2-2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लिया, तो बॉन्ड पेयर हो गए 3, यहाँ पर बॉन्ड पेयर हो गए 3, स्टेरिक नंबर होगा 3, कोई लोन पेयर होगा नहीं, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp2। यहां पर केवल 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो N2+ में क्या हो जाएगा sp, और N3+ में N3- में sp2, और sp3 हो जाएगा NH4+ में। तो यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, sp sp2 और sp3। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं और उसमें बताना है कि किसमें कौन सा
आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो पहला वाला अगर हम लोग चेक करेंगे कि यहां पर दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं और यहां पर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट यहां पर एम्बीडेंटेड लिगेंड है और जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो लिंकेज होता है लिगेंड का वो डिफरेंट होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अपना ये हो जाएगा ए, जो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। दूसरे की बात करें तो यहां पर देखिए आपके केटायन और आयन दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहां पर भी जो आपका केटायन है एनायन है दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर जो अपने कॉम्प्लेक्स आयंस हैं उनके अंदर लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, और जब कॉम्प्लेक्स आयंस में क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है, तो वहां पर अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये अपना बी वाला जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर जो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट क्या है कि यहां पर आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। जो एक बार यहां पर देखेंगे तो सल्फेट है जो अपना इसमें बाहर लिखा गया है, एज ए काउंटर आयन बिहेव कर रहा है इस वाले कॉम्प्लेक्स में, और यहां पर जो ब्रोमीन है वो इसमें लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहां पर आयन आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन से अपने काउंटर आयन में, तो यहां पर अपना आयन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखेंगे तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट इस वाले में देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एज ए लिगेंड बिहेव कर रहे हैं, और यहां पर 5 वाटर के लिगेंड्स हैं और एक लिगेंड वाटर के बाहर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू कॉम्प्लेक्स स्फीयर टू बाहर जो अपना काउंटर आयन में। तो इस तरीके से यहां पर आपका सॉल्वेट आइसोमेरिज्म हो रहा है, जिसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अपना डी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे मैच कराएंगे तो अपना ए वाला हो जाएगा थर्ड, ठीक है, और सी हो जाएगा फर्स्ट, बी हो जाएगा फोर्थ और ए हो जाएगा थर्ड। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि यहां पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया गया है, बोल रहा है कि जो हीट कैपेसिटी होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो मास इंडिपेंडेंट होते हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जो मास डिपेंडेंट होते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि जो अपना हीट कैपेसिटी होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, वो मास के चेंज होने के साथ इसका वैल्यू भी क्या होता है, चेंज होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हीट कैपेसिटी होता है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दूसरा बोल रहा है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं इज एन रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वन डायरेक्शनली क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता रहता है। तो यहां पर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, क्योंकि वो मोनो डायरेक्शन होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से अपना जो डी वाला ऑप्शन है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि जो Cgm+4 होता है वो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो अपना Cgm+4 होता है, सीरियम+4 होता है, उसमें क्या होता है, यहां पर जो सीरियम होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो यहां पर जो Cgm+4 होता है वो +3 में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरीके से जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि जो Cm+4 होता है कैन इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गेट रिड्यूस टू +3 विच इज मोर स्टेबल ड्यू टू द हाफ फील्ड 4f7 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पर ये जो बात बोल रहा है ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो सीरियम होता है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो सीरियम होता है वो होता है आपका Cm+3 में जब होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिनॉन 4f1 होता है, और जब हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Cm+4 में, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ये हो जाता है 4f0। बट इसमें बोल रहा है कि यहां पर क्या हो जाता है, 4f7 हो जाता है, दैट इज इनकरेक्ट। यहां पर क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f0 होता है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दिया है और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, और यहां पर उनका पीएच वैल्यू दिया गया है।
तो मैच कराते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयोनाइजेशन होगा, तो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है बोल सकते हैं कि यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी वही होगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ फॉर फर्स्ट के लिए तो कितना होगा, ये 10⁻⁻⁴ होगा, क्योंकि अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो यहाँ पे अगर हम लोग पीएच का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है पीएच का, -log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा पीएच, यहाँ पे -log क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पीएच 4 आएगा, तो ये अपना हो जाएगा ए। ठीक है, अब अगला H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ का सॉल्यूशन में, जो H2SO4 होता है वो 2H+ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आफ्टर आयोनाइजेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 10 के पावर कितना है, 10⁻⁻⁴। ठीक है, सो अगर इसका पीएच निकालें तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, -log ऑफ 2 इंटू में 10 के पावर -4। ठीक, सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 log 2, तो हो जाएगा 4 log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3.7। तो ये हो जाएगा अपना बी का 3.7 आ रहा है, तो ये हो जाएगा अपना बी। ओके, अगला क्या है यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो बोले तो यहाँ पर OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इक्वल टू होगा किसके, 10⁻⁻⁴ के। बट हमको निकालना है पीएच, और यहाँ पर दिया है POH का वैल्यू, तो यहाँ से अगर हम लोग पीएच निकालें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है। तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आएगा वो कितना आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ का वैल्यू कितना आएगा, 10⁻⁻10। तो यहाँ से अगर पीएच निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना थर्ड वाले का, तो इसका हो जाएगा सी और लास्ट वाला हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना करेक्ट मैचिंग हो जाएगा। सो यहाँ पे तो पहले का सी है, दूसरे का ए है, थर्ड का बी है और इसका डी है। ठीक, सो यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड वाला जो सी है, ए का सेकंड हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अपना जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ दो लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो यहाँ पर P0 वेपर प्रेशर ऑफ P एंड Q दिया हुआ है टॉर में, तो P0 कितना है, 60 है, P0 एंड Q कितना है, Q0 बोल देते हैं इसको, इसको P0P बोल देते हैं प्योर। यहाँ पर P0P कितना दिया हुआ है, 80 टॉर, और यहाँ पर P0Q कितना दिया हुआ है, 60 टॉर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, प्योर लिक्विड का। और यहाँ पर देखिए मोल भी दिया हुआ है कि जो मोल है पी का वो कितना है, 3 मोल है, और जो मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ पी एंड 2 मोल्स ऑफ क्यू, और मोल्स ऑफ क्यू कितना है, 2 मोल्स है। तो इसको यूज करके हमको कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो टोटल मोल फ्रैक्शन पी का निकाल रहे हैं, तो पी का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, 3 + 2 कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड बाई 5। उसी प्रकार से Q का निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Q कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ Q डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मतलब 3 + 2 2 डिवाइड बाई 5। तो यहां से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लिए P और Q का। ओके, तो यहां से हमको निकालना है P टोटल, तो फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ P इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ P, प्लस में पार्शियल प्रेशर ऑफ Q इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ Q। वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं उसको रख दीजिए। तो ये है अपना प्योर वाले का 80 टॉर है, मोल फ्रैक्शन इसका कितना है, 3/5, प्लस में Q का पार्शियल प्रेशर कितना है, 60, और Q का मोल फ्रैक्शन कितना है, 2/5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आता है 72 टॉर। ओके, तो ये आता है 72 टॉर। ये होता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पूछा था वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड दैट इज द टोटल प्रेशर, और इस तरीके से सी वाला जो ऑप्शन है
वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। 59 क्या बोल रहा है कि कंजुगेट बेस ऑफ ब्रोंस्टेड एसिड H2SO H2O एंड HF। तो ब्रोंस्टेड बेस वो यहाँ पे बोला कंजुगेट बेस बोल रहा है। कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं, किसी स्पीसीज से H+ निकाल दो, जो बनेगा वो कंजुगेट बेस होगा। तो यहाँ पर H2O में से H+ निकाल दीजिए और HF में से H+ निकाल दीजिए। तो अगर H2O में से मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH- और यहाँ पर ये H+, तो ये बन जाएगा अपना कंजुगेट बेस। उसी प्रकार से HF में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये बन जाएगा फ्लोराइड आयन, और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा अपना कंजुगेट बेस। ठीक है। सो H2O कंजुगेट बेस क्या होगा, OH-, और HF का कंजुगेट बेस क्या होगा, F-। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए OH- एंड F-, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AlCl3, और यहाँ पर मास दिया हुआ एल्युमिनियम का आर डिपॉजिटेड। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ फैराडे का जरूरत पड़ेगा इतने मोल्स के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है कितना मास दिया हुआ है 13.5, तो कितने मोल्स होंगे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, तो यहाँ पर कितने मोल्स एल्युमिनियम के, सो ये हो जाएगा 13.5, और एल्युमिनियम का जो मास होता है वो 27 होता है, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आता है 0.5। कितना आता है, 0.5। ठीक। और जो आपका एल्युमिनियम होता है, जो आपका एल्युमिनियम आयन होता है वो क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो डिपॉजिट होता है मास में, ये प्रोड्यूस होता है, ये एक्वस में होगा और ये सॉलिड में। तो जब 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम आयन जब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 1 मोल बनता है अपना एल्युमिनियम सॉलिड, डिपॉजिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होता है, 1 मोल एल्युमिनियम के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, 3 फैराडे। ठीक है, 3 फैराडे रिक्वायर्ड होता है, बट हमारे पास कितना है 0.5 है। यहां पर इसको फैराडे, यहां पर हमारे पास कितना है 0.5, तो 0.5 मोल अगर अपना एल्युमिनियम रहेगा तो कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना फैराडे रिक्वायर्ड होगा चार्ज। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 इंटू में 0, यहाँ पर 3 इंटू में 0.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5 फैराडे। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, कितना जरूरत पड़ेगा 1.5 फैराडे का। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमको स्टेबिलिटी चेक करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हैं और बताना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उनका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए कुछ चीजें पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद जिसकी वैलेंसी, सभी एटम की वैलेंसी कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो ये कुछ, और जो आयनिक वाले होते हैं जिसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल वो कम स्टेबल होता है। तो पहला वाला अगर स्पीसीज की बात करोगे तो ये एक न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पहला वाला। ठीक। अब यहां पे दूसरे और तीसरे में कंपेयर करेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के ऊपर दोनों चार्ज हैं, ये भी चार्ज स्पीसीज है, ये भी चार्ज स्पीसीज है, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। और जो कि यहां पर देखोगे पहले वाले में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल होगा, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो यहां पर पहला वाला न्यूट्रल है तो पहला करेक्ट होगा। अब यहाँ पे दूसरे की बात करोगे तो दूसरा वाला देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो दूसरा वाला उसके बाद हो जाएगा। और सबसे कम स्टेबल हो जाएगा ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो तीसरा वाला जो होगा सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग रिएक्शन हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन। यहां पर जो अंडरलाइन किया गया है Br- का और Br2 का, रिलेटेड टू द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है रेट का, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का, उसको निकालना है।
तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं डिसअपियरेंस का तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये डिसअपियर हो रहा है तो -1/5 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस डिवाइड बाई डी टी। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस लिखूं इसका तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अपीयरेंस है तो +1/3 होगा और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टू डिवाइड बाई क्या कर देंगे, डी टी। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमको बी आर टू का पूछा हुआ है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर टू डिवाइड बाई डी टी और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइड तो हो जाएगा -3/5 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस डिवाइड बाई डी टी। तो ये आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन निकल के आएगा बी आर टू और बी आर माइनस में। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, सो अगर हम लोग यहाँ बात करें ये बी आर टू हो गया यहाँ पे, सो यहाँ पर अपना माइनस वाला यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर अपना 3 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपना ये वाले में दिया नहीं है, यहाँ पर मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा -3/5। ठीक, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा -3/5, तो डी वाला जो ऑप्शन आएगा वो करेक्ट आएगा। ठीक, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर होगा माइनस होगा, केवल -4 लिख दिया है तो यहाँ पर बी आर माइनस होगा, -3/5 बी आर माइनस डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, तो ये अपना डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला यहाँ पर ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, दोनों को मैच कराना है। तो पहला यहाँ पर देखिए एल्कीन को कन्वर्ट कर दिया है इसमें और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो इस एल्कीन का, इस डबल बॉन्ड एल्कीन का रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, यहाँ पर जो HBr है इसके साथ कराएंगे तो ये अपना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मार्कोनिको एडिशन होगा और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। दूसरे वाले में यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ HBr का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होता है, एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है विथ एल्कीन। तो यहाँ पर इस वाले केस में जो ब्रोमीन होगा मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा किस वाले केस में, ये अपना हो जाएगा बी। ठीक, और यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये होगा जब आप लोग क्या करते हो, इस एल्कीन का रिएक्शन कराते हो NBS के साथ। NBS रिएजेंट क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। क्या होता है NBS, क्या होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो यहाँ पर जो अलाइलिक पोजीशन होता है उस पे होता है ब्रोमीन का एडिशन, तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना सी। ठीक, ये अपना इसके रिस्पेक्ट में ये अलाइलिक पोजीशन है अपना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाना है और ब्रोमीन को लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर जब Br2CCl4 का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर आपका विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा, तो ये हो जाएगा अपना डी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड CCl4 द एल्कीन विल कन्वर्ट इनटू द विसिनल डाइहैलाइड, तो अपना हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ए वाला जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा और डी का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी एंड क्यू। सो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और ध्यान क्या रखना है कि ये जो कंपाउंड होता है आपका AgCN, ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ पर जो बॉन्ड है किसके बीच में, सिल्वर और साइनाइड के बीच में, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेशियम और साइनाइड के बीच में बॉन्ड है ये एक आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से कार्बन और सिल्वर के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। तो जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो नाइट्रोजन के थ्रू होता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये अटैक करता है अल्काइल पर और यहाँ से हाइलाइड निकल जाता है। तो जो यहाँ पर जो अपना P बनता है ये क्या बनेगा, RNC। जो अटैक होगा वो नाइट्रोजन के थ्रू होगा, जो बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा, तो ये हो जाएगा अपना P। लेकिन यहां पर ये आयनिक कंपाउंड है तो यहां पर जो कार्बन होगा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा और ये अटैक करेगा अल्काइल के ऊपर, यहां से हाइलाइड निकल जाएगा, तो यहां पे बनता है RCN और ये बनता है अपना Q। तो ये हो जाएगा अपना P और Q। ठीक है, तो अपना C वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। जो P होगा वो RNC होगा, अल्काइल आइसोसाइनाइड, और जो Q होगा वो होगा RCN, दैट इज अल्काइल साइनाइड। ठीक है, सो इस तरीके से C ऑप्शन विल बी करेक्ट।
अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है असर्शन रीजन में कि जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होते हैं इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट। तो देखिए जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होते हैं वो स्पेशल टाइप के अपने रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, और डिसप्रपोर्शन रिएक्शन को हम लोग ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो अपना सेम कंपाउंड का सेम एलिमेंट, एक ही कंपाउंड का सेम एलिमेंट रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी होता है खुद, और खुद ही रिड्यूस भी होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो बिल्कुल सही बात है कि जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होता है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है सेम एलिमेंट का। ठीक। दूसरा बोल रहा है कि द डिसप्रपोर्शन रिएक्शन द सेम एलिमेंट, कंपाउंड का जो सेम एलिमेंट होता है वही ऑक्सीडाइज भी होता है, उसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करता है और उसी का डिक्रीज भी करता है, उसी का ऑक्सीडाइज भी होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी होता है। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से जो अपना सी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्या बोल रहा है कि 5 मोल ऑफ AB2 वेट जिसका 100 ग्राम दिया हुआ है, और बोल रहा है 10 मोल है अपना A2B जिसका वेट दिया हुआ है 30 ग्राम। तो पूछ रहा है कि मोलर मास क्या होगा, ए और बी का मोलर मास क्या होगा। अच्छा, मोल का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। मोल का फार्मूला क्या होता है, N इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। तो गिवन मास पहले वाले के लिए अगर ध्यान से देखिए तो कितना है, 5 मोल है, तो 5 रख दीजिए। और इसका देखिए AB2 का मास दिया हुआ है कितना है, 100 है, तो यहाँ पे 100 रख दीजिए गिवन मास। और यहाँ पर जो A है उसका मास मान लेते हैं A, और B वाले का मास मान लेते हैं B, एटॉमिक मास मान लेते हैं कि A एलिमेंट का A है और B एलिमेंट का B है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा A और इसका 2 टाइम्स हो जाएगा B, तो 2B हो जाएगा। सो यहाँ से A प्लस 2B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो इसको बोल देंगे इक्वेशन 1। ठीक है। उसी तरीके से एक इक्वेशन और बना लेंगे। यहां पे क्या करेंगे, मोल का फार्मूला यूज करेंगे, 10 मोल है और इसका मास कितना है, गिवन मास 300 है, और यहाँ पर A2 कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2A कर देते हैं, और B का मोलर मास कितना हो जाएगा, B। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस में B इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 300 डिवाइड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2A प्लस में B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। ओके। और इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ देते हैं, तो यहां पर ये लिख देंगे A प्लस में 2B, और यहाँ पे इक्वल टू कितना कर देंगे, 20 कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए कि इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2A हो जाएगा, 2A हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 भी हो जाएगा। ठीक। और यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 और माइनस में 30 कितना हो जाएगा, ये -10, -40 प्लस में 30 कितना हो जाएगा, -10। तो 3B इक्वल टू आ गया 10, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/3। तो यहां से हम लोग B निकाल लिए, मोलर मास जो होगा B का। अब इस B का वैल्यू इस फार्मूले में रख दीजिए इक्वेशन 1 में। सो यहाँ पे रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 10/3 इक्वल टू में हो जाएगा 20। तो कितना हो जाएगा, ये A ये हो जाएगा प्लस में 20 डिवाइड बाई 30 इक्वल टू में 20। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 20 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस 20 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा अपना A का वैल्यू। तो मैच कराइए, A का वैल्यू, A का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 40 डिवाइड बाई 3, और B का जो मोलर मास होगा B वाले एलिमेंट का 10 डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से जो B वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग बेंजोइक एसिड। तो जब भी आपको एसिडिटी चेक करना हो तो उसका कंजुगेट बेस बना लेंगे। क्या करना है, यहां से प्रोटॉन निकालिए और कंजुगेट बेस बना लीजिए,
और दिखे कि जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो नेगेटिव चार्ज का कंजुगेट बेस का, वो सबसे अच्छा एसिड होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो फ्लोरीन है जो कि माइनस आई लगाता है, यहाँ पर क्लोरीन है ये भी माइनस आई लगाता है, यहाँ पर ब्रोमीन है ये भी माइनस आई लगाता है, और यहाँ पे आयोडीन है ये भी माइनस आई लगाता है। और हमें पता है कि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, और उसके बाद आयोडीन का। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा कॉन्जुगेट बेस को? सबसे ज्यादा फ्लोरीन करेगा, उसके बाद क्लोरीन करेगा, उसके बाद ब्रोमीन करेगा, और सबसे कम कौन करेगा? आयोडीन। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर, इसका एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो PQRS ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज करेस्पॉन्ड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। तो बोल रहा है कि फोर्थ लाइन के लिए, बामर सीरीज के लिए ट्रांजिशन जो हो रहा है वो कौन से लाइन से कहां से हो रहा है, ठीक है, कहां से कहां। तो यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। ठीक है, तो फर्स्ट वाले लाइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइमन सीरीज बोलते हैं। सेकेंड को बामर बोलते हैं। और हमको पूछ भी कौन सा रहा है यहां पर? बामर सीरीज के लिए। तो यहां पे क्या करेंगे? बोला है फोर्थ लाइन। तो जो पहला लाइन होगा ये थर्ड से सेकेंड में आएगा। सेकेंड लाइन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकेंड में आएगा। थर्ड लाइन में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फिफ्थ से सेकेंड में आएगा। और फोर्थ लाइन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिक्स से सेकेंड में आएगा। तो n इक्वल टू 6 to 2। तो यहां पर ए वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि एमीन्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स अमाइड। बोल रहा है कि एमीन्स का रिडक्शन करेंगे तो अमाइड मिलेगा। तो ये बिल्कुल अपोजिट बोल दिया है, हा? यहां पर अमाइड का रिडक्शन करते हैं तो एमीन्स मिलता है, न कि एमीन्स के रिडक्शन से अमाइड मिलता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। दूसरा बोल रहा है कि हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जो अमाइड फॉर्म होता है, प्रोडक्ट कंटेन 1 कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द अमाइड। बोल रहा है कि हम लोग जब हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं अमाइड के साथ हाफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो क्या होता है? यहाँ पर इस कार्बोनिल को हटाना होता है और अपना एमीन्स बनाना होता है। तो अमाइड से एमीन में कन्वर्ट होता है और एक कार्बन इसमें लेस हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट बट सेकेंड इज करेक्ट। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि अमंग Cl माइनस, F माइनस, Br माइनस, I माइनस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। सो यहां पर सबसे टॉप में कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। किसमें? ग्रुप 17 में। ग्रुप 17 में। और ग्रुप 17 में अब ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जो साइज होता है, जो साइज होता है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। और अगर आप इसका एनायन बनाते हैं इसके पेरेंट एटम से तो भी उसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा ही। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। तो जो उसका एनायन होगा, जैसे इसका एनायन होगा आयोडाइड होगा, इसका ब्रोमाइड होगा, इसका क्लोराइड होगा, इसका फ्लोराइड होगा। तो एनायन का जो उसका पेरेंट एटम से क्या होता है? ज्यादा ही होता है एटॉमिक साइज। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, पहला होगा आयोडाइड का सबसे ज्यादा, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? तो इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड इन ए मैन। तो बोल रहा है कि मैन में इसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? तो ध्यान रखना है कि 10। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिसको हम लोग डाइट से, बाहर के खाने से कंज्यूम करते हैं, डाइट से कंज्यूम करते हैं, वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड, जिसको हमको डाइट से लेना पड़ता है, बॉडी खुद ही क्रिएट नहीं करता, सिंथेसाइज नहीं करता। ठीक है, तो बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। बोल रहा है कि यहां पर ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो एक काम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपका जो ट्रिक है उस ट्रिक को ध्यान रखना है। क्या होता है? 14, 13, 12 और यहां पर लिख देंगे अपना, घटाते जाइए। यहां पे क्या हो जाएगा? अच्छा, इधर बढ़ाते जाइए, इधर ऐसे बढ़ा के लिख दिए 15, 16, इधर घटा के लिख दीजिए 13, 12। तो जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं स्पीसीज में तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है,
अब यहाँ पर 3 में 0.5 माइनस करते जाइए, तो ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2, और इधर भी माइनस करते जाइए 0.5, तो ये हो जाएगा 2.5, 2.5, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पहले वाले में, तो साइनाइड में के यहाँ पे कितना, एक कार्बन है 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, और एक -4, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे 14, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 7 + 8 15, और एक +8 ये घटा देंगे तो यहाँ पर इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 है, दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3 होगा। तो इस तरीके से पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगला क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फाबेटिकल में डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लिखे गए हैं, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, एमीन आएगा, तो यहाँ पर 3 एमीन है तो हो जाएगा ट्राई एमीन, और उसके बाद अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन आएगा तो फिर हो जाएगा अपना ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर क्लोरीन आएगा तो फिर हो जाएगा क्लोरो, और लास्ट में नाइट्रोजन आएगा तो जाएगा नाइट्रो। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम लिख लिए, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेटिनम हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे, क्लोरीन। ठीक, तो ये बन जाएगा अपना इसका नॉमेनक्लेचर। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ओके, यहां पर हमसे पूछ रहा है कि स्पीसीज दिया गया है और उनका ज्योमेट्री शेप क्या होगा। तो एक काम करते हैं, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें PCl5, तो PCl5 में जो हाइब्रिडेशन होता है फास्फोरस का वो क्या होता है, sp3d, क्योंकि इसमें 5 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक भी लोन पेयर नहीं होता, स्टेक नंबर 5, तो यहां पर हो जाएगा sp3d। और जब sp3d होता है इसका हाइब्रिडेशन और उसके पास होते हैं केवल 5 बॉन्ड पेयर, ना कि कोई लोन पेयर, तो उसका जो शेप होता है, ज्योमेट्री होता है, वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपना ए। अगला देखिए यहां पर जो कार्बन है ये भी sp है, ये भी sp है, मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा, तो ये हो जाएगा अपना बी। ठीक है, यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्लोरीन है, 7 होते हैं, टोटल कितने हो गए, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर 8 हो गए, और 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, तो यहाँ पर जो स्टेरिक नंबर होगा वो कितना हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा sp3 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो शेप हो जाएगा एंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगुलर, तो ये हो जाएगा अपना C। और यहाँ पर अमोनिया है, अमोनियम आयन है, sp3 होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस वाले में, तो क्लोरीन था, 6 से 7 हो गया, 8 हो गया, और 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर होगा अपना sp3 होगा, ध्यान रखना है कि, और एंगुलर होगा इसका शेप, और ये ध्यान रखना है कि ये अमोनियम आयन में 4 बॉन्ड पेयर होंगे केवल, इसमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, बट इसमें केवल बॉन्ड पेयर होगा, कोई नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं होगा, तो इसका जो ज्योमेट्री होगा वो प्योर टेट्राहेड्रल होगा, डी हो जाएगा अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। ठीक है, तो यहां पर अपना ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहां पर क्या बोल रहा है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ जिरकोनियम एंड हाफनियम इज सिमिलर, दोनों का प्रॉपर्टी होता है वो लगभग में सेम होता है। उसका रीजन क्या होता है, इनमें ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सो बोथ हैव द सेम एटॉमिक रेडियाई, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो लगभग में सेम हो जाता है, जिसके वजह से ये दोनों ऐसा प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी जो होते हैं लगभग में सिमिलर होते हैं। तो पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले में क्या बोल रहा है कि द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। जहां पे भी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है वहां पर आइसोथर्मल के केस में जो टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होगा, बट जो Q होगा ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो W होगा ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, पी एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो नहीं है।
यहाँ पर इसका जो पी एक्सटर्नल होगा ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर W भी 0 नहीं होगा। तो पहला क्या बोल रहा है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू विल बी 0 फॉर द गैस। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 64 ग्राम ऑफ ए एंड 72 ग्राम ऑफ बी। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं ए का। तो ए का अगर मैं मोल कैलकुलेट करूं, सो गिवन मास कितना है 64 है, और मोलर मास ए का कितना दिया हुआ है 16। मोलर मास देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 16, तो ये आ जाएगा 4, 16 चौका 64, 4 हो जाएगा। और मोलर मास आप बी निकालें तो गिवन मास 72 है और इसका 12, तो यहाँ पर कितना अपना आ जाएगा 6, इसको डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। सो मोल्स ऑफ ए कितना है ए, और मोल्स ऑफ बी कितना है 6 है। और हमसे पूछा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, तो ये 4 हो जाएगा ऊपर, और टोटल मोल्स नीचे, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 10, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा एक्स ए का वो कितना हो जाएगा 0.4। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड इन 0.5 मोलर NaOH। तो यहाँ पे जो NaOH होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉल्यूशन में पहले से NaOH है, ठीक है। सो गिवन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पर दिया हुआ आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ इसका, ठीक है। सो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये होता है अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको आप यहाँ पे आयोनाइज होगा तो ये टूटेगा Na+ में और OH- में, ये भी होगा एक्वस में और ये भी होगा एक्वस में। अब यहाँ पर ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो अगर ये 0.4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 0.4 मोलर होगा, क्योंकि 100% डिसोसिएशन होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसके डिसोसिएशन का, निकेल हाइड्रोक्साइड का, तो इसका अगर हाइड्रो, अब देखो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन में पहले से ही आपका OH- प्रेजेंट है और इसमें भी OH- है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका डिसोसिएशन कम होगा, यहाँ पर जो फॉरवर्ड होगा रिएक्शन वो कम होगा। सो निकेल ये +2 में टूटेगा और यहाँ से 2 OH- रिलीज होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इसका सॉल्युबिलिटी यस है तो इसका कितना होगा 2s प्लस में 0.5 होगा, कितना होगा यस, और इसका 2s प्लस में 0.5 होगा, क्योंकि पहले से ही सॉल्यूशन में OH- का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। तो यहां पर जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा 2s का वो 0.5 की तुलना में बहुत कम होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू लगभग में 0.5 के बराबर होगा, क्योंकि ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन, निकेल हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन बहुत ही कम होगा, ठीक। सो यहां से अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना KSP। तो KSP हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा निकेल +2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- के पावर 2। सो KSP का वैल्यू दिया हुआ है, ये कितना है 5 इंटू में 10 के पावर -12, और निकेल +2 का यहाँ पर सॉल्युबिलिटी S है, और वहीं पर ये हो जाएगा अपना 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है यस इक्वल टू में, इसको सॉल्व करने पर 0.2 इंटू 10 के पावर -10 आता है, ठीक है। सो ये अपना एस का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद निकल के आता है, मोलर इतना मोलर हो जाएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ निकेल का। तो इस तरीके से ये अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो नहीं करेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करेगा, इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो ए का, जैसे आप क्या करते हो, दो लिक्विड को मिक्स करते हो ए और बी को, तो वहां पर जो ए और बी के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है,
ठीक है, वो क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ए और ए बी से। यहाँ पर अगर दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो ए और बी का जो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच का, वो ग्रेटर देन होगा ए और बी के। तो बोलने का मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन वहां पे देखने को मिलेगा जहां पर दोनों स्पीसीज के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, जिसमें दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो आपका नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। तो यहाँ पर जो अपना एसीटोन होता है, ध्यान रखना है कि जो एसीटोन होता है वो क्लोरोफॉर्म के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहां पर मैं बनाऊं, ये हो गया अपना एसीटोन, ठीक है, और इसके साथ क्या है, यहां पर क्लोरोफॉर्म है, तो यहां पर क्लोरोफॉर्म बना देते हैं। अब यहां पर ड्यू टू दिस 3 क्लोरीन, जो कि क्या लगाते हैं, माइनस आई लगाने की वजह से यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर ए बी के बीच का जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। सो अपना जो सी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या बोल रहा है। सो असर्शन बोल रहा है कि नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन आर द चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे CH3 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 और यहाँ पर भी CH3 होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, आइसोपेंटेन है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH3, यहाँ पर CH CH3 CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट जो पेरेंट चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पेरेंट चेन की बात करूं, सो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर पेरेंट चेन में क्या है, 4 कार्बन है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो असर्शन बोल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन हैव द सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहां पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सिमिलर है, बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। यहां पर देखो कार्बन स्केलेटन क्या है, डिफरेंट है। यहां पर 3 कार्बन है पेरेंट चेन में, जबकि यहां पर 4 कार्बन है। दूसरा बात भी बिल्कुल करेक्ट है, इसका रीजन भी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये अपना पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर ठीक है, ये फार्मूला है आपका कंडक्टेंस का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। ये अपना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी फार्मूला क्या होता है, किसके इक्वल होता है, यहाँ पर कप्पा डिवाइड बाई सी के। ये आपका सेल कांस्टेंट है, किसके बराबर होता है, L बाई ए। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ डिवाइड बाई एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। और ये जो एरिया होता है बिटवीन ऑफ द इलेक्ट्रोड, और ये लेंथ होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो कप्पा होता है ये किसके बराबर होता है, सेल कांस्टेंट G स्टार डिवाइड बाई रेजिस्टेंस R। और जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी इंटू में L डिवाइड बाई एरिया A, ये होता है अपना R। तो इसको मैच करा लेंगे, तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पर Kc कहाँ पे है, ये हो जाएगा A। दूसरा सेल कांस्टेंट ये हो जाएगा अपना B, और कप्पा G स्टार बाई R कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना C। और रो, ये क्या है, रो रेजिस्टिविटी, रो L बाई ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा D। तो ये आपका करेक्ट मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, और ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर ये ऑर्गेनिक का कंपाउंड है और इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ से अपना जो कीटोन है वो पहले से मिल रहा है, तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे ताकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, अब इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले मिथाइल, तो मिथाइल किसमें, 3 पे मिथाइल है, तो 3 मिथाइल।
उसके बाद पेंटेन, 5 कार्बन का चयन है तो पेंटेन, और दूसरे पर कीटोन है तो 2 ओन। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन हो जाएगा इसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू कन्वर्ट हो रहा है बीसी में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 10% इन 60 मिनट। तो बोल रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा रिएक्शन का अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए फार्मूला आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे पहले हम लोग के निकालते हैं तो जीरो, इसका फार्मूला क्या होता है 2.303 डिवाइड बाई टाइम टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो यहाँ से रेट कांस्टेंट के निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2.3, और यहाँ पर ये अपना कितना हो जाएगा 60 मिनट बोला है, यहाँ पे ऑप्शन में आवर्स में पूछ रहा है तो हम लोग मिनट्स को आवर में यहाँ पर 1 आवर रख देते हैं। लॉग सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था तो यहाँ पर 100 कर देते हैं, ए मान लेते हैं 100 है। आफ्टर टाइम टी बोला है कि रिड्यूस टू 10%, तो यहाँ पर घट के कितना हो गया 10% घट गया, मतलब 100 माइनस यहाँ पे 90% घट गया। ठीक, सो या तो यहाँ पे डायरेक्ट 10% लिख सकते हैं। सो इसको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 2.3 और ये हो जाएगा लॉग 100 डिवाइड बाई 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 लॉग, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा आपका 2.303। सो यहाँ से अपना रेट कांस्टेंट के निकल गया। अब जो अपना फार्मूला होता है टी हाफ का उसको लिखते हैं, क्या होता है 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ पर के का वैल्यू रखेंगे और टी हाफ आ जाएगा तो रख देते हैं। तो यहाँ पर 0.693 डिवाइड बाई 2.303, तो इसको सॉल्व करेंगे। सब ये सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये वैल्यू निकल के आता है 0.3 आवर्स, 0.3 आवर आता है। तो ये हो जाएगा अपना इस तरीके से ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्या बोल रहा है कि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपिनोएट क्या होगा। तो सोडियम प्रोपिनोएट का डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पे हो जाएगा अपना OH, कार्बोक्सिलेट आयन होगा। ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पर सोडियम होगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना सोडियम प्रोपिनोएट। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, सोडा लाइम के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना है और ये प्रोडक्ट आपको बना देना है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो यहाँ पे CH3 इथेन बन जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना डी कार्बोक्सिलेशन। और ये क्या करता है सोडियम के साथ कंबाइन होकर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है Na2CO3। ठीक, तो इस तरीके से अपना इसमें इथेन का फॉर्मेशन होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि यहां पर बोल रहा है लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको यहां पर मैच कराना है। पहला बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन। तो देखिए जो SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है जो अपना उसमें क्या करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे। तो हैलाइड वाले कार्बन पे अटैक करता है, वहां से हाइड्रोजन निकलता है। और SN2 में क्या होता है जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। जब बैक साइड से अटैक करता है तो वहां पर इनवर्जन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इनवर्जन प्रोडक्ट। तो SN2 में आपका इनवर्जन प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से ये अपना हो जाएगा ए। दूसरा बोल रहा है कि एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। तो यहां पर ये जो अपना एलिमिनेशन रिएक्शन होता है यहां पर ध्यान देना है कि सिटजिफ रूल को फॉलो करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग सिटजिफ रूल को और हाफमान रूल को फॉलो करते हैं। सिटजिफ में क्या होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये जो टर्म रिलेटेड है सिटजिफ रूल ये रिलेटेड है किससे एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड से। तो ये बन जाएगा अपना बी। अगला क्या बोल रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। क्या बोल रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन। तो यहां पर जो ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन होता है वो
उसमें आपका डाई विस्नल डाईब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। विस्नल डाईब्रोमाइड इस तरीके से यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होगा, ब्रोमीन का अटैचमेंट होगा। एडजेसेंट पोजीशन पे इसको बोलते हैं विस्नल डाईहाइलाइड। इसमें क्या हो जाएगा, विस्नल डाईब्रोमाइड। तो ये हो जाएगा ब्रोमिनेशन ऑफ एल्किन से क्या बनेगा अपना, विस्नल डाईब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना सी। और नेक्स्ट है कि केमिकल इन द फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा यूज होता है, CCl4, ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से मैच करा लेंगे। और यहाँ पे अपना जो बी वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर ए का सेकेंड हो जाएगा, ए का फर्स्ट बोल रहा है, जबकि ए का फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पर ए का हो जाएगा थर्ड, और बी का हो जाएगा फोर्थ, और सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा सेकेंड। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी लिखा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बताना है कि एस क्या बनेगा, एस प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है। फिनॉल का रिएक्शन कराओगे बेस के साथ, NaOH के साथ, तो ये होता है कि एसिड और ये होता है बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बना देते हैं OH-। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराओगे CO2, तो यहाँ पर कोल्बे स्मिथ रिएक्शन होगा। यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एट 300 डिग्री सेल्सियस पे और 6 to 7 atm प्रेशर पे, तो यहाँ पे कोल्बे स्मिथ रिएक्शन होता है। और यहाँ पर क्या करना है, इसके आर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलेट आयन बना देना है। और उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, H+ इसका प्रोटोनेशन करोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना OH और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पर अपना सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, ACOH H+। तो यहाँ पे आपका ये जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेगा रिएक्शन, और इस तरीके से यहाँ पर अपना एस्टर वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये यहाँ पर OCOCH3, ये बन जाएगा आपका कंपाउंड। ठीक है, सो इस कंपाउंड का जो नाम होता है इसको बोलते हैं एस्पिरिन। क्या होता है, एस्पिरिन बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से एस्पिरिन बन जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो बताया अभी कि जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना हो तो सबसे पहले कंजुगेट बेस बनाओ और उसके बाद देखो कि उसका एनायन कितना ज्यादा स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा। तो पहले वाले में यहाँ पर H+ को निकालो और बना लो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हाइड्रोजन निकालो, यहाँ पे हाइड्रोजन निकालो प्रोटॉन को और बना लो नेगेटिव चार्ज। अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके रिस्पेक्ट में पहला पोजीशन पर +M ग्रुप लगा हुआ है, जो कि क्या करता है, रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा और स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। यहाँ पर जो CH3 है ये आपका +I के साथ साथ +H इफेक्ट भी दिखा रहा है, और जबकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज करेगा किसको, एनायन को, सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर, देखिए जितना ज्यादा स्टेबल होगा अपना एनायन उतना ज्यादा वो H+ रिलीज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज करेगा एनायन को, मतलब सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा एसिडिक होगा वो होगा अपना थर्ड। और उसके बाद यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा और ये नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा क्या करेगा, अनस्टेबलाइज करेगा। जबकि जिसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो बी वाला सबसे कम होगा, सेकेंड वाला, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, और सबसे कम जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर देखने को मिलेगा, थर्ड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सेकेंड वाले का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से, यहां पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है 88 नंबर। सो यहाँ पे बोल रहा है कि असेर्शन रीजन में बोल रहा है कि असेर्शन बोल रहा है कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज मच मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो बोल रहा है कि जो अपना
बेंजोइक एसिड होता है वो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाता है। सो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। यहां पर मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं आर्थो वाले का तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है, ये होता है अपना ऑक्सीजन और इसके साथ जुड़ा होता है यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर अपना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ जो इसका एनायन होता है वो हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो चीलेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर क्या हो रहा है, चीलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और जहां पर भी चीलेट का फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन होने की वजह से ये काफी स्टेबल होगा। और यहाँ पर अब देखो ये एनायन तभी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जब ये H+ रिलीज करेगा। तो जितना ज्यादा H+ निकलेगा उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर इसका रीजन क्या होगा स्टेबिलिटी का, हाइड यहाँ से इसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एसिडिटी का रीजन इसका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और ये जो आपका बेंजोइक एसिड होता है इससे ज्यादा स्टेबल होगा, बिल्कुल सही बात है। सो यहां पर जो असर्शन बोल रहा है ये बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा यहां पर क्या बोल रहा है कि एनायन फॉर्म ऑन आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बोल रहा है कि जो एनायन बना हुआ है यहाँ पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में इज डीस्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोला है डीस्टेबलाइज हो रहा है, जबकि यहां पर क्लियर दिख रहा है कि वो स्टेबलाइज हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका जो कार्बन आयन है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि डीस्टेबलाइज हो रहा है, बिल्कुल गलत है। सो यहां पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। तो सी वाला जो ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहां पे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन द सीक्वेंस। सो पहला यहां पर हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे टोलुइन पर। तो अपना क्या बनेगा, जो रिएक्टिव साइट है यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे और इसके जगह पर आप लगा देंगे एक ब्रोमीन। और उसके बाद यहां पर KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SN2 रिएक्शन हो जाएगा KCN के साथ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमीन को हटाना है और यहाँ पर साइनाइड को लगाना है। तो बैक साइड अटैक होगा इधर से और इधर से ब्रोमीन अपना बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन जाएगा ये अपना यहाँ पे आपको हटाना है इसको और लगा देना है साइनाइड को। और साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखना है, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से अपना कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी वाला CH2 CO2 और H। तो जो डी वाला है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ ब्यूटेन टू ओन टू प्रोपेनोइक एसिड कैन बी अचीव्ड बाय। तो हमको क्या बनाना है, पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटेन टू ओन, तो ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, दूसरे पे ओन है तो यहाँ पे दूसरे पे कीटोन बना देता हूँ और बाकी सबको हाइड्रोजन को दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। और इसको बोल रहा है कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड में। किसमें, प्रोपेनोइक एसिड बोले तो CH3 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता हूँ, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इसमें हमको कन्वर्ट करना है तो कौन से रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा, तो टॉलेंस रिएजेंट बोल रहा है। टॉलेंस रिएजेंट का यूज करोगे तो वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो कीटोन के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा है ये आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है, ये क्या है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ I2। इसमें देखो ये आपका ये वाला जो ग्रुप होता है COCH3 इसके साथ ये अपना आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो जिस भी सबस्ट्रेट में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा COCH3 उसके साथ आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा और ये वाला जो पोर्शन रहेगा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में। और साथ में यहाँ पे आयोडोफॉर्म का भी फॉर्मेशन होगा CHI3 का, इसका CHI3 का, जो कि येलो प्रिसिपिटेट होता है। क्या होता है, येलो प्रिसिपिटेट होता है। तो इस तरीके से यहां पर अपना ये हो जाएगा अपना प्रोपेनोइक एसिड, क्या होगा, प्रोपियोनोइक एसिड, ठीक है। और ये अपना क्या है, ब्यूटेन टू ओन, क्या है, ब्यूटेन टू ओन, ठीक है।
तो यहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो केवल ब्रोमिनेशन होगा, ये अपना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्शन कराओगे तो ये बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा। तो जो बी वाला ऑप्शन होगा इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, ब्यूटेन 2 को कन्वर्ट कर सकते हो प्रोपेनोइक एसिड में। तो बी वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आप लोग रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तो हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डी एन या ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।